लगाना जोर का झटका धीरे से कि सर यहाँ तो आप क्लॉकवाइज को आर बोल रहे हैं, वहां क्लॉकवाइज को एस बोल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ भी चल रहा है। रुको बेटा रुको, हिम्मत रखो, कुछ भी नहीं चल रहा, कॉन्सेप्ट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखो आपको पता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। द कंपाउंड विच इज एसिमेट्रिक रिप्रेजेंट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो जिसमें भी एसिमेट्रिक टेंडेंसी होगी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। एसिमेट्रिक होने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो कि भाई उसके अंदर कायरल कार्बन मौजूद हो, कायरल कार्बन इन द सेंस जिसपे चारों की चारों वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट होती है और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। एक तो वो कायरल कार्बन उसमें होना चाहिए, या फिर अगर कायरल कार्बन नहीं है तो भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। वो एसिमेट्रिक हो सकता है लेकिन उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होनी चाहिए, एसिमेट्रिक होनी चाहिए। तो कहने का मतलब केवल कायरल कार्बन की प्रेजेंस से ही मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होगा ऐसा कुछ नहीं है। वो मॉलिक्यूल अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से भी एसिमेट्रिक हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे क्यूमिलीन होती है जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं, वो एसिमेट्रिक होती है। अगर उसमें कंडीशंस फुलफिल कर दी जाए तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा देती है, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाती है। इसके अलावा एक आप बाइफिनाइल कंपाउंड ले सकते हैं। बाइफिनाइल मतलब जिनमें दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती है, और दोनों बेंजीन रिंग जब आपस में जुड़ी होती है तो इस तरह से एक बेंजीन रिंग दूसरी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ी हो, और यहां ये एक दो तीन जगह पे कम से कम बल्कि ग्रुप होने चाहिए, तीन बड़े बड़े ग्रुप होने चाहिए। जैसे यहाँ कोई ए आ गया, यहाँ कोई एक्स आ गया, यहाँ कोई वाई आ गया। बल्कि ग्रुप से मेरा मतलब बड़े ग्रुप से मेरा मतलब जो साइज में बड़े हो, जो कई एटम से मिलके बने हो, जैसे SO3H या उसका खुद का साइज बड़ा हो। COOH बल्कि ग्रुप है, CONH2 बल्कि ग्रुप है, COOR बल्कि ग्रुप है। यानी कि जिनकी डिजाइन कुछ इस तरह से होना, जैसे NO2 है, NO2 ये बल्कि ग्रुप्स में माने जाते हैं। इसके अलावा Br है, Br देखो पीरियोडिक टेबल में नीचे नीचे आता है, I नीचे नीचे आता है। तो ये बल्कि ग्रुप में से कोई भी तीन जगह पे ये बल्कि ग्रुप होने चाहिए। तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। ध्यान रखें, इनके बीच अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए। रिपल्शन होगा तो ये स्ट्रक्चर घूम जाएगी, और रिंग घूम जाएगी तो क्या होगा, एक बेंजीन की रिंग जो है वो तो प्लेन में रह जाएगी, और दूसरी बेंजीन की रिंग जो है वो आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी। कुछ इस तरह से हो जाएगी वो। ये इन्हें प्लेन रख दिया मैंने और एक को आउट ऑफ प्लेन कर दिया। अब इससे क्या होगा कि ये जो दोनों की दोनों रिंग हैं वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट में आउट ऑफ प्लेन हो गई, इसलिए ये एसिमेट्रिक हो गया और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा देगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। क्यूमिलीन के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि क्यूमिलीन के अंदर आपको क्या देखना है कि C डबल बॉन्ड C, और दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। आपस में ये सेम नहीं होने चाहिए, एक कार्बन पे दो सेम नहीं होने चाहिए। ऐसे भले ही सेम हो जाए, आप इधर भी A भी लगा दीजिए वो भी चलेगा, लेकिन एक कार्बन पे दो A, दो B, दो CH3, दो H नहीं होने चाहिए। ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होता है। देखो इनमें कोई किरल कार्बन नहीं है। तो फाइनली एक बात तो समझ में आ गई, किरल कार्बन की प्रेजेंस में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, और किरल कार्बन की एब्सेंस में भी मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो सकता है। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है। क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वुड बी एसिमेट्रिक। कौन सा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होगा, आपसे पूछ लिया कौन सा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक। आपको सवाल का जवाब कैसे देना है, ये जो चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, इन चार ऑप्शन में आप दोनों तरह की चीज देख लेना। पहला, या तो वो मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर कायरल कार्बन मौजूद हो, देखो ये एसिमेट्रिक है। या फिर वो मॉलिक्यूल इस तरीके का होना चाहिए जिसके अंदर इस तरीके से मौजूद हो स्ट्रक्चर और क्यूमिलीन बना रखा हो, ये भी एसिमेट्रिक है। ध्यान रखें स्ट्रक्चर कहीं ऐसी आ जाए और गलती से आप जल्दबाजी में इसे एसिमेट्रिक मत मान लेना, क्योंकि यहाँ तीन डबल बॉन्ड हैं। मैंने कहा सिमेट्रिक वो मानी जाएगी जिसमें
तीन यानी ऑड नंबर के डबल बॉन्ड होंगे, और एसिमेट्रिक वो मानी जाएगी क्यूमिलीन जिसके अंदर डबल बॉन्ड इवन नंबर होंगे। इवन नंबर वाली एसिमेट्रिक होगी और ऑड नंबर वाली सिमेट्रिक होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ये सिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। एक आपको कोई नाम भी देके जा सकता है कि भाई आपसे कहा जाए कि लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो नाम से भी आपको मालूम होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3CHOH, ये एक लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। लैक्टिक एसिड ये भी देखो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ऑप्टिकल आइसोमर कौन दिखाएगा, जो एसिमेट्रिक होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने वाला मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक कब होगा, जब या तो उसके अंदर इस तरह से या इस तरह से कायरल कार्बन होगा, या फिर उसकी स्ट्रक्चर एसिमेट्रिक होगी, तब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। तो क्वेश्चन बोल सकता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपसे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछ सकता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी पूछ सकता है। देखो मैं आपको इसके साथ कंपैरेटिवली बता दूंगा, और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर भी पूछ सकता है। इसीलिए मैंने तीन तरह की चीजें यहां पे लिख रखी हैं। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर जब भी पूछे तो दिमाग में रखना, ऑप्टिकल आइसोमर्स दो तरह के होते हैं या दो तरह के हो सकते हैं। तो देखिए कोई भी मॉलिक्यूल अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है तो उसमें इनेंशियोमर तो बनेगा ही, कोई रोक नहीं सकता। ई का मतलब ये इनेंशियोमेरिक फॉर्म यानी कि मिरर इमेज से है, और एम का मतलब मीजो फॉर्म यानी कि जो ऑप्टिकल इनेक्टिव है उससे है। इनेंशियोमेरिक फॉर्म ऑलवेज बी ऑप्टिकल एक्टिव, बट मीजो फॉर्म ऑलवेज बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान रखिए इनेंशियोमेरिक फॉर्म एक दूसरे के लिए मिरर इमेज होती है, जबकि मिरर इमेज होती है, जबकि मीजो फॉर्म का कभी कोई मिरर इमेज नहीं बनता है, क्योंकि जो मिरर इमेज बनाएगा वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला सेट करना है। कंडीशन देखिए, अगर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, अगर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है तो समझ जाना उसमें इनेंशियोमर्स बनेंगे, मीजो बनेगा ही नहीं, यानी कि उसका टोटल आइसोमर हमेशा E प्लस M को जब जोड़ोगे तो 2 की पावर n से ही आएगा, मीजो हो ही नहीं सकता। ध्यान रखें जिसमें एक कायरल कार्बन है, ओनली वन कायरल कार्बन अगर है तो समझ जाना वो मॉलिक्यूल कभी भी सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। एक कायरल कार्बन वाला, जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरैल्डिहाइड, एलानिन, ये कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसके अंदर सिमेट्रिक टेंडेंसी कभी आ जाए। जिसके अंदर एक कायरल कार्बन होगा उसमें हमेशा इनेंशियोमर्स ही बनेंगे, मीजो कभी बन ही नहीं सकते। ये मीजो बनेंगे ही नहीं। एक कायरल कार्बन वाले को तो देख के ही डायरेक्ट बोल देना कि इसका मीजो नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ इनेंशियोमेरिक फॉर्म यानी ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म यानी मिरर इमेज फॉर्म बनेगी और कुछ नहीं बनेगा। और 2 की पावर n से निकाल लेना, n का मतलब यहां नंबर ऑफ OI सेंटर यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिक सेंटर को कहते हैं n। अब मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिक है, अब ध्यान से सुनो, यहां मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्रिक का मतलब नहीं है, ये कहना क्या चाहता है। मान लो आपके पास मॉलिक्यूल ऐसा आ गया जिसमें एक ही कायरल कार्बन है, तब तो कंडीशन हो गई ये। अब अगर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल कायरल कार्बन मौजूद है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा CH3 CHOH CHOH CH3, एक मैंने कहा C2H5 CHOH CHOH CH3। देखो इसमें भी 2 कायरल कार्बन है और इसमें भी 2 कायरल कार्बन है। कई बार नंबर ऑफ कायरल कार्बन भी पूछ लेते हैं कि इसमें कितने कायरल कार्बन, इसमें कितने कायरल सेंटर, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन नहीं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको गौर से देखना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो ये भी दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो ये भी दिखाएगा, कायरल कार्बन की मौजूदगी का मतलब है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो होगी, रोक ही नहीं सकता। कायरल कार्बन अगर है तो मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी तो अब बनेंगे कौन कौन से, या तो इनेंशियोमर बनेगा या फिर ये दोनों बनेंगे। ध्यान रखें इनेंशियोमर तो बनेंगे ही, इनेंशियोमर्स तो इसमें भी बनेंगे, इनेंशियोमर्स तो इसमें भी बनेंगे। अब बात ये आती मीजो बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। देखो ये दोनों फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। इफ मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक देन मीजो नहीं बनेगा,
कैसे पता लगाएं? और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो मीजो भी बन रहा है, देखो दोनों कंडीशंस में, मुझे पता कैसे लगेगा कि इनमें से किस में मीजो बनेगा? आप मॉलिक्यूल को बिल्कुल बीच में से काट के देखो, अगर दोनों तरफ सेम मास दिख रहा है, सेम पार्ट दिख रहे हैं, तो समझ जाना इसमें ई भी बनेंगे और एम भी बनेंगे, क्योंकि ई तो बनते ही हैं, कायरल कार्बन प्रेजेंट होते ही इनेंशियोमर्स तो बनते ही हैं, वो तो रोक ही नहीं सकते। मीजो भी बनेंगे अगर मॉलिक्यूल बीच में से काटने पर सेम पार्ट में डिवाइड हो गया, और अगर बीच में से काटने पर सेम पार्ट डिवाइड नहीं हुआ तो ध्यान रखना सिर्फ इनेंशियोमर बनेंगे, मीजो बन ही नहीं सकते। पहली कंडीशन पुट कर देना, पहली कंडीशन लग जाएगी यहां पे। इसके अंदर मीजो बनेगा, इसमें मीजो नहीं बनेगा। इसमें भी एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, इसमें भी एक से ज्यादा कायरल कार्बन है। एक कायरल कार्बन में तो बिना सोचे समझे बोल दो कि इनेंशियोमर बनेगा, मीजो नहीं। एक से ज्यादा कायरल कार्बन में इनेंशियोमर तो बनेंगे ही, मीजो बनेगा कि नहीं इसका पता लगाने के लिए मॉलिक्यूल को बीच में से काट डालो, काटने के बाद अगर सेम पार्ट मिले तो कहना मीजो बनेगा, और सेम पार्ट नहीं मिले तो बोला नहीं बनेगा। कई बार मॉलिक्यूल ऐसा भी आ जाता है CH3CHOHCHOHCHOHCH3। अब देखो 1 2 3 कायरल सेंटर, ये बीच वाला कायरल कार्बन भी, ये कार्बन भी कायरल माना जाता है। जब दो कायरल कार्बन के बीच में कोई कार्बन आ जाता है और उसमें दो ग्रुप जो है वो अलग अलग लगे होते हैं तो इसको भी कायरल कार्बन मानते हैं, इसको स्यूडो कायरल कार्बन कहते हैं। और फॉर्मूला में एन जब यूज करते हैं तो कायरल सेंटर में इसको भी गिना जाता है, यानी कि यहाँ 3 कायरल सेंटर माने जाएंगे। एन की वैल्यू इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। बात यह आती है कि इसमें क्या बनेगा, तो देखो ई तो बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। मीजो बनेगा कि नहीं इसका पता लगाने के लिए मॉलिक्यूल को बिल्कुल बीच में से काट डालो। जब बीच में से काटोगे तो ये पूरा का पूरा CHOH कट जाएगा। जो कट गया वो बट गया, जो कट गया वो बट गया, जो कट गया वो इक्वली बट गया। अब जो इक्वली बट गया उसको तो भूल जाओ आप, ये तो इक्वली बट गया ना दोनों तरफ। अब बचा हुआ पार्ट इक्वल है क्या? अगर दोनों साइड बचा हुआ पार्ट इक्वल है तो समझ जाना इसमें भी मीजो बनेगा। समझ गए होंगे आप। अब फॉर्मूला तलाशते हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा साहब इन तीनों में से, यहां से लेके यहां तक। भैया चेक करो मॉलिक्यूल काटने पर सेम पार्ट में डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ साहब हो तो रहा है, तो इधर आ जाओ सेकंड कंडीशन पे। ठीक है, अब चेक करो इसका n का वैल्यू इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इवन नंबर है तो फिर ये वाले फॉर्मूला लगेंगे इनेंशियोमर के लिए, E इक्वल्स टू 2 की पावर n-1 और मीजो इक्वल्स टू 2 की पावर n/2-1। अगर दोनों पूछे तो दोनों को जोड़ देना, सम कर देना, आंसर आ जाएगा। एनी डाउट? दूसरा सवाल, इसमें तो ई भी बनेगा, मीजो बनेगा नहीं। इसमें तो ई और एम दोनों बन रहे थे, इसमें ई और एम में से ई बनेगा, मीजो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बीच में से काटने पर सेम पार्ट नहीं मिले हैं। तो फिर तो ये मॉलिक्यूल तो फिर सेकंड कंडीशन तो नहीं लगेगी ना, ना ना ना, सेकंड नहीं लगेगी, अब तो पहली लगेगी। हे भगवान, मतलब क्या करूं मैं? मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है भैया, पहली कंडीशन लगेगी, ई निकालना है तो 2 की पावर n लगा, मीजो होगा नहीं। अच्छा हाँ, और तीसरे वाले में पहले बता मुझे, मॉलिक्यूल को बीच में से काटने पर सेम पार्ट मिले थे कि नहीं? सेम तो मिले थे, मिले थे तो फिर दूसरी कंडीशन लगी। दूसरी कंडीशन लग गई तो अब चेक करके बता कि n की वैल्यू इवन है या ऑड नंबर है। सर ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब आपको इनेंशियोमर के लिए 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2 और मीजो के लिए 2 की पावर n-1/2 यूज करना है। आप समझ गए होंगे ये दोनों तीनों कंडीशंस का इस्तेमाल कैसे करना है। मैं आपको लेके आता हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पर। चलो भाई हवा आने दो, अगले सवाल को बोर्ड पे उतारने दो। मैं जीआई की बात करता हूं। मेरे पास मॉलिक्यूल है ये, आपसे पूछा गया कि इसमें जीआई होगी कि नहीं होगी,
भाई जीआई के लिए तो हमको बताया था कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए और कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। तो देखो ये CH3 है, इधर H आएगा, इधर ये C2H5 है, इधर H आएगा। तो एवरी कार्बन है टू डिफरेंट ग्रुप एंड वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन। सो कंडीशंस आर फुलफिल, सो दिस इज द जीआई सेंटर। और जीआई सेंटर है तो जीआई होगी, जीआई होगी तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए कह रहा है कि भैया चेक कर लेना पहले। क्या चेक कर लेना पहले कि मॉलिक्यूल ठीक बीच में से काटने पर एसिमेट्रिक आता है या सिमेट्रिक। अगर ठीक बीच में से काटोगे तो सिमेट्रिक कैसे आएगा, आप दोनों एंड्स ही देख लीजिए, इधर तो CH3 बन रहा है और इधर CH2CH3 बन रहा है। दिस इज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ जीआई के लिए 2 की पावर n लगाएं। n का मतलब यहाँ जीआई सेंटर से है जो 1 है, आंसर आ जाएगा मेरा बच्चा। अगला सवाल, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन देख लीजिए। मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो तो आपको क्या करना है मेरे बालकों, देखते रहो मैं क्या कहना चाहता हूं। गौर से देखो, मैंने 2 स्ट्रक्चर लिखी, एक बार इसको देखो, इसको मैंने बीच में से काटा। ओ माय गॉड, दिस इज द सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अगर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो जीआई का फॉर्मूला इसका ये वाला लगाना है। इसको काट के देखा तो मैंने बताया था ना, जो कट गया सो बट गया, जो कट गया सो बट गया, जो कट गया सो इक्वली बट गया। अब इक्वली ये तो बट ही गया, अब जो बचा है उसको चेक कीजिए क्या वो इक्वल है। इक्वल है तो ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक। इसमें 2 की पावर n लगेगा। इसमें इफ GI centers are even number, this is GI center, this is GI center, n की वैल्यू 2, तो इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगाना। और n की नंबर 3 आ गया, इवन नंबर की जगह ऑड नंबर आ गया तो फिर ऑड नंबर वाला फॉर्मूला लगा देना। इवन नंबर वाला है, जब 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 लिखें तो p की जगह आप n/2 रख दें अगर जीआई सेंटर इवन नंबर है तो, और अगर जीआई सेंटर ऑड नंबर है तो p की जगह n+1/2 कर दें, बात खत्म। एनी डाउट? आ गया हो मेरे बच्चों? कम टाइम है, बहुत कुछ देना है मुझे तुम्हें, थोड़ा आप भी जल्दी जल्दी समझिए। जहां दिक्कत आए चीज को रिवाइज करके वापस देखिए। आप वीडियो को 2 बार चलाइए, जो काम की चीजें हैं उन्हें नोट कर लीजिए ताकि बार बार हमें मोबाइल पे ना आना पड़े, क्योंकि हमें इन चीज़ों से तो दूर रहना ही है। ठीक है, मजबूरी है, आपके पास क्वेश्चन पहुंचाने थे, आपको एक क्वेश्चन पढ़ने थे, तो अपनी चीज़ें जो काम की है वो फटाफट से मोबाइल से अपनी नोटबुक में डाल के या कहीं लिख के और बंद करो मोबाइल को, जल्दी से अपना काम करो, आगे बढ़ो। नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स से क्या मतलब है आपका? देखो, टोटल स्टीरियो आइसोमर से मेरा मतलब है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर दे दूं जिसमें कई तरह के सेंटर्स नजर आ रहे हों। देखिए, जैसे मेरे को यहाँ CH3 दिखा, यहाँ OH दिखा, एक H भी लगा लीजिए आपकी इच्छा हो, जैसे ये H लगा लीजिए। ये कोई डिजाइन आपके सामने आ गया, आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। तो बच्चों, स्टीरियो आइसोमर्स 3 तरह के होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ये नहीं है, ये मत लेना, हटा इसको, हटा इसको, हटाओ इसको, ये नहीं आएगा। बस इन 2 को ही गिनना है, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को कभी भी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स में काउंट नहीं करते, बिकॉज ऑल कन्फर्मर आइसोमर्स आर अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, क्योंकि विच आर इंटर कन्वर्टिबल विद ईच अदर, वो एक दूसरे में बदलते रहते हैं। हालांकि उनकी आपस में स्टेबिलिटी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होता कि आप किसी एक फॉर्म को, पर्टिकुलर फॉर्म को नेचर में अलग से निकाल के रख लें। गलत, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भी आपसे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछे जाएं तो आप केवल और केवल जीआई सेंटर्स और ओआई सेंटर्स पे ध्यान दें। बताओ कितने जीआई सेंटर हैं यहाँ? सर जीआई सेंटर 2 हैं। ओआई सेंटर कितने हैं मेरे बालकों? ओआई सेंटर 1 है। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है यहाँ।
नंबर, ध्यान रखें जब मैं टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछूं तो एन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टोटल जीआई सेंटर प्लस ओआई सेंटर दोनों को मिलाओ मेरा बच्चा, 2 + 1 = 3, दिस इज द एन। अब रखिए टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल्स टू 2 की पावर n, ये जो n है ना वो ये वाला n है, 2 की पावर 3 बराबर, ध्यान रखें कहीं अलग से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल लें आप, अलग से ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाल लें और फिर उनको जोड़ेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। आपको दोनों सेंटर्स को ऐड करके n की जगह रखना है, तब सही आंसर आएगा। एनी डाउट? ये तो हुआ आपका 2 तरह के सवाल मैंने आपको बता दिए, या आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है भैया, हो गया। देखो अभी तो बोर्ड मुझे ही भरना पड़ता है और मुझे ही साफ करना पड़ता है। थोड़े दिन बाद तो मैं एक मशीन लगा लूंगा, एक रोबोट रखूंगा मैं पास में, वो आएगा और बोर्ड साफ करके चला जाएगा। चलो मजाक कर रहा हूं बेटा, आगे बढ़िए। अगला सवाल भरपूर पूछा जाता है, जबरदस्त पूछा जाता है, और वो है रिलेशंस का। रिलेशंस पूछे जाते हैं, आपको 2 स्ट्रक्चर दे दी जाती हैं और कहा जाता है इनके रिलेशन बताइए। अब रिलेशन निकालने के लिए मुझे उनके कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए, और कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए मुझे उनकी नेमिंग आनी चाहिए। नेमिंग के 2 सिस्टम है मेरा बेटा। अब देखो दोनों सिस्टम्स की मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी समझा दूंगा क्योंकि आपको आता है सब, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ। अब दूसरा इसी का मैंने एक और डिजाइन बना दिया। यहाँ मैंने मान लो OH ले लिया, यहाँ मान लीजिए मैंने COOH ले लिया, यहाँ मान लीजिए मैंने H ले लिया, यहाँ मान लीजिए, चलो अब पलटते हैं, यहाँ H ले लेते हैं, यहाँ CH2H ले लेते हैं, एक जैसा हो जाएगा नहीं, ये अलग कर दिया, हटाओ जी हटाओ। अब देखो इस सवाल को करने के लिए मैं 2 बातें बताऊंगा। क्या करना है आपको, 2 तरीके, या तो आप इनके DL कॉन्फ़िगरेशन निकालो या फिर RS कॉन्फ़िगरेशन। मैंने RS कॉन्फ़िगरेशन निकाले, आपको आता है RS कॉन्फ़िगरेशन? RS कॉन्फ़िगरेशन साइंटिस्ट कॉन, इंगोल्ड एंड प्रेलोग ने दिया था, और वही CIP रूल का इस्तेमाल किया था। वही सीक्वेंस का डिटर्मिनेशन करना है, पहले सीक्वेंस डिटरमाइन करने के बाद फिर आपको नंबरिंग करनी है। तो क्या करना है, एटॉमिक नंबर देखते हुए सीक्वेंस डिटरमाइन करूंगा मैं। इधर देखो, यहां पहला एटम O है, यहां पहला एटम C, यहां पहला एटम C, यहां पहला एटम H। आपको क्या ध्यान रखना है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा आया उसको नंबर देना है 1, और जिसका सबसे कम आया उसको नंबर देना है 4। देखो पहला और चौथा नंबर तो आपको इजीली दिख जाएगा, दूसरे तीसरे में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो सोच के काम करना। इधर भी C, इधर भी C, इधर O आएगा, इधर भी O आएगा, इधर फिर से O आएगा, इधर H आएगा, इसलिए ये 2 पे रहेगा और ये 3 पे रहेगा मेरा बच्चा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब अपनी फिंगर लाओ और फिंगर को सीधा फर्स्ट नंबर के ग्रुप पे रखो। वापस सुन लो, अपनी फिंगर लाओ और उसको 1 नंबर के, पहले नंबर के ग्रुप पे, जिसको आपने फर्स्ट सीक्वेंस डिटरमाइन किया था ना, उस पे रखो, और फिंगर को रोटेट करो। 1 से 2 की ओर ले जाओ, 2 से 3 की ओर ले जाओ, फिर वापस 1 पे आना। 1 2 3 1 2 3, यानी कि 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, ये रोटेशन करना है। ध्यान रखें 4 की तरफ ध्यान ना दें, 1 से 2 जाए, 2 से 3 जाए, और घुमाते जाओ उंगली को ऐसे। बताओ ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है या क्लॉकवाइज घूम रही है?
सर एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रही है तो इसे एस मान लेना, और क्लॉकवाइज अगर घूम रही है तो इसे आर मान लेना। मेरे बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, दिस इज एस, एस है ये। ओके ओके, इधर आइए, डिट्टो काम यहां वापस करना, यूं का यूं, यूं का यूं का यूं, यूं का यूं। उंगली लाओ, 1 पे रखो, 1 तो अभी OH को निकाला था ना, 1 से 2 पे जाओ। ऐसे बेटा घूम के नहीं जाना है आपको, 1 से 2 पे डायरेक्ट जाना है, 3 बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। ये इधर से जाओगे तो 3 बीच में आ जाएगा। भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 से 2 पर जाओ, ये 1 2 3, 1 2 3। बताओ कैसा रोटेशन हो रहा है? सर ये तो क्लॉकवाइज हो रहा है। वापस देखो कौन सा हो रहा है? सर ये तो क्लॉकवाइज हो रहा है। तो बेटा क्लॉकवाइज हो रहा है तो एस लिख देना, और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो आर लिख देना। लगाना जोर का झटका धीरे से कि सर यहां तो आप क्लॉकवाइज को आर बोल रहे हैं, वहां क्लॉकवाइज को एस बोल रहे हैं। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। हम कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ भी चल रहा है। रुको बेटा रुको, हिम्मत रखो, कुछ भी नहीं चल रहा, कॉन्सेप्ट चल रहा है। इफ फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट ऑन टॉप और बॉटम, तब तो ऐसे करना, ऐसे। चौथा ग्रुप टॉप पे या बॉटम पे हो तो क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस बेटा, क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस बेटा, क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। लेकिन बट किंतु परंतु इफ फोर्थ ग्रुप नॉट ऑन टॉप और बॉटम, बाबू इफ फोर्थ ग्रुप नॉट ऑन टॉप और बॉटम, देखो बेटा चौथा ग्रुप ना टॉप पे है ना बॉटम पे, तो जो आए उससे उल्टा कर देना, क्लॉकवाइज पे एस कर देना, एंटी क्लॉकवाइज पे आर कर देना। मेरे बच्चों में आपको बता दूं, आर का मतलब यहां रेक्टस होता है और इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में रोटेशन। ये क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। एस को सिनिस्टर से लिया गया है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। मेरे बाबू ये तभी करना है जब फोर्थ ग्रुप टॉप और बॉटम में से कहीं हो, तब तो वो करना जो मैंने बताया, अदरवाइज उल्टा कर देना, उल्टा कर देना। क्लॉकवाइज पे एस लेना, एंटी क्लॉकवाइज पे आर लेना। का समझे? चाले बेटा चाले, इत्थे आओ। अभी जो स्ट्रक्चर्स मेरे सामने थी वो तो थी फिशर की प्रोजेक्शन। अब जो मेरे सामने है वो है कौन सा? वेज डैश प्रोजेक्शन। अगर वेज डैश प्रोजेक्शन आपके सामने हो और आपको आर एस निकालने हो, बाबू आर एस निकालने हो, निकाल लेंगे। कहां दिक्कत आ रही? क्या करना है? वही करना है जो हमने बताए थे। नंबर 1 2 3 4। अजी नंबर 1 2 3 4 लाओ उंगली, रखो 1 पे और चलो 2 की ओर, चलो 3 की ओर। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। बोलो कौन सा रोटेशन आ रहा है? सर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज आए तो आर और एंटी क्लॉकवाइज आए तो एस। एक बार वापस देखो, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज तो एस, दिस इज एस मेरा बच्चा। आपने इसको एस बोला था, इसको क्या बोला था? 1 2 3, यूं गए थे ना आप क्लॉकवाइज, लेकिन आपने क्लॉकवाइज को क्या बोला? एस। तो इसका भी लिख दो, क्योंकि थोड़ी देर में हम रिलेशन वाला सवाल भी तो करेंगे ना, इन्हीं से तो करेंगे।
ओके। अगर अगर स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती, कैसी, ऐसी होती, यहां H, यहां OH, लाओ बेटा उंगली वापस, 1 पे रखो, 1 से 2, 2 से 3, घुमाओ मेरा बच्चा, घुमाओ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कैसा लग रहा है? सही तो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो R, और क्लॉकवाइज लग रहा है तो S मान लेना बेटा। सर फिर रूल बदल दिया आपने? नो नो नो, रूल वापस सुनो। अगर फोर्थ ग्रुप ऑन डैश बॉन्ड, तब तो ये करना, डैश पे हो तो ये करना, फोर्थ ग्रुप डैश पे हो तो ये करना है बेटा, और फोर्थ ग्रुप डैश पे ना हो, वेज पे हो, फोर्थ ग्रुप ऑन वेज बॉन्ड, तो फिर ये करना, डैश पे हो तो ये करना और वेज पे हो तो ये करना, उल्टा कर देना। अच्छा वापस बताना सर। देखो ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, 1 2 3, कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में R। और इसका क्या करना है? इसका तो वैसे ही करना है, ऐसे हटा दो, एक जैसी दो क्यों बनाए, एक ही बात है, वापस सुन लो। अगर फोर्थ ग्रुप डैश पे हो तब तो ये करना, और वेज पे हो तो ये करना। अब इसको उल्टा समझिए, अगर फोर्थ ग्रुप वेज पे हो, फोर्थ ग्रुप वेज बॉन्ड पे हो, तब तो ये करना, अदरवाइज हमेशा ये करना। फोर्थ ग्रुप अगर वेज पे हो तो ये करेंगे, फोर्थ ग्रुप वेज पे ना हो तो सिर्फ ये करेंगे मेरे बेटा। रिलेशन का क्वेश्चन पूछ रहा था मैं आपसे, लेकिन उससे पहले एक और डिजाइन मैं आपके सामने लाऊंगा मेरे बाबू, फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो करा दी, वो एक कायरल कार्बन वाला फिशर प्रोजेक्शन था, ये 2 कायरल कार्बन वाला फिशर प्रोजेक्शन है, COOH COOH HOH HOH। ये टार्टरिक एसिड, आप टार्टरिक एसिड का एग्जांपल भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझाना चाहता, मैं दूसरा लूंगा आपको एग्जांपल, उसमें थोड़ा सा और थोड़ा हार्ड बनाएंगे उसको, थोड़ा सा हार्ड, जो नीट का लेवल है वो लेवल तक लेके जाएंगे। इसमें एक स्ट्रक्चर मैंने ये दे दी, एक स्ट्रक्चर मैंने दी COOH CH3 OH HOH, और एक मैंने दे दी ये CH3 COOH, यहां दे दिया मैंने HOH OH। जानबूझ के लिया मैंने ये एग्जांपल, क्योंकि मुझे ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम को भी इंटरचेंज करना था। अब वो टार्टरिक एसिड में दोनों टॉप बॉटम सेम थे, तो एक नया कॉन्सेप्ट सामने नहीं आएगा, यहां आपको दिखेगा कि मैं क्या बताने वाला हूं। कई बार आपको ये सवाल भी मिलेगा, क्योंकि इस टाइप का सवाल आ चुका है आपको, स्ट्रक्चर को उल्टा करके भी रिलेशन पूछा गया है कि 2 बार सीधी कर दे, 1 बार इसको उल्टा कर दे। काम अभी भी वही करना है बेटा, कोई दिमाग नहीं लगाना। कार्बन दोनों कायरल हैं, ये भी कायरल ये भी कायरल, कार्बन पर मौजूद जो 4 ग्रुप है उनका सीक्वेंस डिटरमाइन करो। देखो यहां कौन है, कौन है यहाँ? OH, ये COH, ये H, ये नीचे ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये जो पूरा ग्रुप है वो उसी से लगा हुआ है। इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप, ये O 1 नंबर पे आएगा, ये H 4th पे आएगा, ये 2 पे आएगा, और ये नीचे वाला 3 पे आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, ये सबसे कम एटॉमिक नंबर। नीचे आप जाओगे तो नीचे C आएगा तो ऊपर भी C आएगा, फिर नीचे O आएगा तो इधर भी O आएगा, फिर नीचे C आएगा, इधर अब भी O आएगा। यहाँ 2 O हैं, आप देखो गौर से, जाग आ गए होंगे।
मैं कह रहा हूं सी पे 4 ग्रुप, एक एच, एक ओ एच, एक सी एच और एक पूरा का पूरा सी पे तो लगा हुआ है, इसी पे तो लगा हुआ है पूरा। तो इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, इसमें सी को पहले देखेंगे, फिर ओ को देखेंगे, फिर सी को देखेंगे। बताया था ना मैंने, ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले को पहले देखते हैं। इस सी से 3 चीजें जुड़ी हुई हैं डायरेक्ट, ओ सी और एच। ओ सी एच 3 जुड़े हुए हैं ना इस कार्बन से। अब इसमें से तीनों में से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, ओ का, फिर सी का, फिर एच का। तो पहले ओ को लो, फिर सी को लो, फिर एच को लो। जबकि यहां सी से कौन कौन जुड़ा है, ओ ओ। अब देखो ना यहाँ ओ दिख रहा है ना आपको, तो यहां सी से ये सी कट जाएगा, फिर ओ से ये ओ कट जाएगा, फिर इस सी का इस ओ की भिड़ंत होगी, कौन जीतेगा, ओ जीतेगा। नंबर 2 ऊपर, नंबर 3 नीचे। लाओ बेटा उंगली, लाओ बेटा उंगली। ये 1, ये 2, ये 3, घुमाओ बेटा घुमाओ। 1 2 3 1 2 3। ध्यान से, फोर्थ ग्रुप टॉप और बॉटम पर नहीं है, फोर्थ ग्रुप टॉप और बॉटम पर नहीं है। जो रोटेशन आएगा उससे उल्टा आंसर लगाना है, वो वाला लॉजिक लगाना है आपको। ये 1, ये 2, ये 3, फोर्थ ग्रुप टॉप और बॉटम पे होता है तो ये लगाते हैं, नहीं होता है तो वो लगाते हैं। देखो 1 2 3 घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानोगे, आर मानेंगे। अजी आर मानेंगे, क्योंकि आर ही है ये। यहां वाला ये वाला लॉजिक लग रहा है फोर्थ ग्रुप, नॉट ऑन टॉप और बॉटम। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। फिर से अब इस कार्बन के लिए भी वही गेम जो ऊपर वाले के लिए किया था। अब इसके लिए ये 1 है, ये 4 है, ऊपर 2 आएगा और नीचे 3 आएगा, क्योंकि नीचे सी के बाद एच आएंगे, ऊपर सी के बाद ओ के भी नंबर आएंगे। बेटा बेटा देखो, ये 1, ऊपर 2, नीचे 3, घुमाओ 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये 1, ये 4, ये 3, ऊपर 2 जाएगा, हटा लो इसको, ये ऊपर वाले का नंबर था ना, हटा लो। लगाओ बेटा 1 2 1 2 3, घुमाओ। ये तो क्लॉकवाइज आ रहा है सर। ले बेटा एस। सर क्लॉकवाइज आ रहा है ना, अरे फोर्थ ग्रुप टॉप और बॉटम पे नहीं है, उल्टा करके आंसर देना पड़ेगा। ओके, इसका हो गया 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो आर आ गया। इसका 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो एस आ गया। इधर आइए, इधर ये 1, ये 1, ये 1, ये 2, नीचे 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एस आ गया। उल्टा आंसर देना है, टॉप पे बॉटम पे नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। इधर आओ 1 2 3 घूमो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो आर आंसर आएगा। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तो आर आ जाएगा ना बेटी। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तो आर, क्योंकि फोर्थ ग्रुप नॉट ऑन टॉप और बॉटम। अब देखो इधर ऊपर, देखो ये 1, नीचे 2, ऊपर 3, ये 1, ये 3, ये 4, नीचे 2, 1 2 3 1 2 3, क्लॉकवाइज आ रहा है, एस बन जाएगा। उल्टा करके लिखा है मैंने, 1 2 3, देखो ये 1, ये 2, ये 4, ऊपर 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज से आपको आर मिलेगा बेटा, आर। भाई ये 1, ये 2, ऊपर 3 है ना, तो 1 2 3 ऐसे तो जाओगे आप। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो आर बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज पे आर बनेगा, आर लिख दिया। सारा कॉन्सेप्ट अब सामने आ गया है, अब सवाल करने की बारी है। मुझे इन दोनों में रिलेशन पूछा गया था, मुझे इन दोनों का रिलेशन पूछा गया था, मुझे इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का रिलेशन पूछा गया है। आपका एक सवाल हो रहा है नीट का, ऑप्टिकल आइसोमर्स के बीच रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, भरपूर चांस है, ध्यान से सुनो। अगर एक ही कायरल कार्बन है, इफ वन कायरल कार्बन प्रेजेंट इन कंपाउंड, सिर्फ एक कायरल कार्बन है, ओनली कायरल कार्बन इक्वल्स टू 1, तो दो तरह के रिलेशन होंगे।
एक आइडियल और दूसरा इनेंशियोमर। इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं सोचना है। अगर दो स्ट्रक्चर जो आपको दी गई है उनमें इसका भी आर, इसका भी आर, इसका एस, इसका एस, इसका डी, इसका डी, इसका एल, इसका एल, तब तो आइडियल। अगर सेम है दोनों स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन में तो आइडियल। अगर इसका आर, इसका एस, इसका एस, इसका आर, इसका डी, इसका एल, इसका एल, इसका डी अगर अपोजिट है, बिल्कुल चेंज हो गए कॉन्फ़िगरेशन, तो इनेंशियोमर। अब इसकी बात, ये तो दो वालों के लिए बात हो गई, यानी कि जिनमें दो आइसोमर बने, यानी कि जिनमें एक कायरल कार्बन है, मेरा कहने का मतलब। अब मैं इधर वो समझा रहा हूं जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन है। दूसरी कंडीशन, इफ टू और मोर कायरल कार्बन प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर, दो या दो से ज्यादा, तो फिर तीन रिलेशन देखने हैं आपको, आइडियल, इनेंशियोमर और एक और जुड़ेगा डायस्टीरियोमर। देखो इनेंशियोमर्स की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इनको डिफरेंशिएट करना इतना इजी नहीं होता। ये दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं और इनके अंदर आप केवल एक ही डिफरेंस होता है, वो कि पीपीएल के लिए इनका जो बिहेवियर वो डिफरेंस होता है, चेंज होता है। एक पार्ट जो एक आइसोमर है वो पीपीएल इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, उसे डेक्सो रोटेटरी और दूसरे को लीवो रोटेटरी कहते हैं। डायस्टीरियोमर में जो आइसोमर्स होते हैं वो दोनों के दोनों आइसोमर, कोई जरूरी नहीं है वो ऑप्टिकल एक्टिव हो, वो ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव भी हो सकते हैं, और एक ऑप्टिकल एक्टिव दूसरा ऑप्टिकल इनएक्टिव हो सकता है। इसलिए डायस्टीरियोमर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की दोनों सेम नहीं होती, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। इसलिए इनको सामान्य मेथड से आप आराम से अलग कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बीपी, एमपी, सॉलिबिलिटी, डेंसिटी, ये चीजें डिफरेंट होती है, तो आप इनको आराम से सेपरेट कर सकते हैं। इनका सेपरेशन इतना इजी नहीं होता, सेपरेट तो ये भी हो जाते हैं लेकिन इजी नहीं होता। स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हैं एनेंशियोमर्स को सेपरेट करने के लिए। छोटा छोटा मैंने फटाफट से आपको बता दिया। एक एक लाइन का ध्यान रखना, हर लाइन में क्वेश्चन छिपा हुआ था, ढंग से सुन लेना उन लाइन्स को। कहना मत कि सर आपने वो लाइन जल्दी जल्दी बोल दी थी इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन, कोई भी फालतू लाइन नहीं बोली मैंने, हर लाइन को याद करना। आइडियल, अगर दो स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसका मान लो दो कायरल कार्बन है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आर आर, इसका भी आर आर, इसका एस एस, इसका भी एस एस, सेम है, बिल्कुल सेम। इधर आर एस है तो इधर भी आर एस है, तब तो आइडियल। कॉन्फ़िगरेशन दोनों स्ट्रक्चर्स में सेम आएगी तो आइडियल। अगर पहली स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर का तो है आर आर, दूसरी का एस एस, एक का है आर एस, दूसरी का एस आर, यानी बिल्कुल बदल गया, जो यहां था उससे अपोजिट यहां है दूसरी स्ट्रक्चर में, तो इनेंशियोमर। और अगर मान लीजिए एक स्ट्रक्चर का कॉन्फ़िगरेशन आर आर है, दूसरी का आर एस हो गया, एक का एस आर है, दूसरी का एस एस हो गया, यानी कि किसी का चेंज हो गया, किसी का सेम रह गया, तो डायस्टीरियोमर। बिल्कुल सेम हो तो आइडियल, बिल्कुल अपोजिट हो तो एनेंशियोमर, थोड़ा सेम थोड़ा चेंज तो फिर डायस्टीरियोमर। ध्यान रखें, सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो सिस और ट्रांस आप बनाते हैं, ई और जेड बनाते हैं, वो हमेशा डायस्टीरियोमर होते हैं, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स में मिरर इमेज नहीं बनते, ये नॉन मिरर इमेजेस होते हैं, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। सॉरी, मतलब कहने का ये है कि आप एक, सही है बात तो, कि एक को दूसरे के ऊपर ढक नहीं सकते, कवर नहीं कर सकते, सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, एक चीज दूसरे को पूरी तरह से मिक्स जो है छिपा नहीं सकती। ये है डायस्टीरियोमर। तो डायस्टीरियोमर जो होते हैं, एनेंशियोमर्स तो मैंने क्या कहा, मिरर इमेज होते हैं, ये नॉन मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज नहीं होते। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑलवेज भी डायस्टीरियोमर्स। रिलेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है? यस सर, इट मींस इन दोनों के बीच का रिलेशन हो गया आइडेंटिकल, एस एस।
क्या इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है? नो सर। तो क्या है? अपोजिट है सर। ये हो गए एनेंशियोमर। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल, क्या इसका और इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें। COH से जुड़े कार्बन का R, COH से जुड़े कार्बन का S, नीचे CH3 से जुड़े कार्बन का S, CH से जुड़े कार्बन का R, जस्ट अपोजिट हैं। ये हो गए एनेंशियोमर। अब पहली को तीसरी से जब आप चेक करें तो थोड़ा सोच के करें। पहली में COH ऊपर था, तीसरी में COH नीचे है। तो COH से जुड़े कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R और इधर COH से जुड़े कॉन्फ़िगरेशन R ही है। इससे जुड़े कार्बन का R, इससे जुड़े कार्बन का R, CH3 से जुड़े कार्बन का S, CH3 से जुड़े कार्बन का S, दोनों सेम है। आइडेंटिकल हो गई मेरे बच्चों दोनों की स्ट्रक्चर। ये और ये दोनों सेम है। गड़बड़ मत कर देना, कहीं इस R से इस S को मत देख लेना, इस R से इस R को देखना, S से S को देखना, क्योंकि ये और ये उल्टी है। अब दूसरी तीसरी को देखो, फिर से वही, इससे इसको देखना, COH से जुड़ा कार्बन S, ये R, ये R, ये S, ये एनेंशियोमर हो गए। दूसरे और तीसरे एनेंशियोमर हो गए। एनी डाउट? कोई दिक्कत? एक और सवाल। देखो वैसे तो बहुत कुछ है, ये तो आप भी जानते हो ना बेटा, बहुत कुछ है। अब वो बहुत कुछ ही मैं बता दूंगा तो फिर क्या मतलब निकलेगा? बहुत कुछ तो आप पढ़ चुके हैं ना। अब बहुत कुछ के लिए टाइम नहीं है, अब तो बस कुछ कुछ के लिए टाइम है। अब तो वो पढ़ना है जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जिस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। एक सवाल और करा रहा हूं आपसे, नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ 1,2 साइक्लोपेंटेनडाइऑल या साइक्लोपेंटेन 1,2-डाइऑल। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल एक बार पूछा जा चुका है, आपको बहुत जगह मिल जाएगा ये सवाल। बात इस सवाल की नहीं है, बात इसके कॉन्सेप्ट की है। ये सवाल हो सकता है 2 OH लगा के, हो सकता है 2 Cl लगा के, हो सकता है 2 और कोई चीज लगा के पूछा जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके आइसोमर्स बना रहा हूं मैं, देखो। अब चूंकि इसमें GI सेंटर है, देखो ये GI सेंटर है तो इसमें GI बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कायरल कार्बन है तो इसमें फिर तो OI भी बनेंगे। और मुझसे पूछा भी ये गया कि नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताइए, और देखो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको यहाँ। सर वो फॉर्मूला आपने पीछे जो लिखाए थे वो सारे फॉर्मूला एसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स पर वैलिड हैं। साइक्लिक में वो लगेंगे कि नहीं लगेंगे कोई गारंटी नहीं, नहीं लगाने उनको। तो फिर मैन्युअली बना के देखना है। बनाइए इनको, बनाओ। मैंने बनाया। एक बार दोनों OH ऊपर ऊपर लगा दिए वेज पे, एक बार दोनों OH नीचे नीचे लगा दिए, मतलब डैश पे। एक बार एक OH ऊपर और एक नीचे लगा दिया, यानी एक डैश पे एक वेज पे। और एक बार, देखो बेटा, एक बार, भैया जगह नहीं है, मैं इसको हटा के यहां बना रहा हूं। क्या करें तो, क्यों जी, यही बना लेते हैं लोग। जगह का अभाव, और जगह की अभाव की वजह से हमें स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऊपर सरकाना पड़ेगा। घबराए नहीं, ये वाली मैं ऊपर बना देता हूं तो अपनी ऊपर की जगह काम आ जाएगी, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये लो, जो वहां बनी हुई थी उसको मैंने यहां बना दिया, क्योंकि मैं एक जैसी स्ट्रक्चर एक तरफ बनाना चाह रहा था।
आपके मन में क्या क्या आ रहा था वही तो किया है मैंने। आपको ये दिया गया था ना, और पूछा गया था कि करो जो कर सकते हो, बोलो यही तो पूछा था ना, तो जो कर सकते हैं वो कर डाला मैंने। मैं यही तो कर सकता था। दोनों को डैश पे, दोनों को वेज पे, एक को वेज पे एक को डैश पे, फिर जिसको वेज पे रखा उसको डैश पे, फिर बाद दूसरे को वेज पे, मतलब पलट पलट के कर दिया। इसके अलावा तो कुछ और नहीं कर सकते आप, यही तो करोगे आप। तो भैया बताओ, आपका सवाल का जवाब दो हमें। हमने पूछा था आपसे कितने बनेंगे, कितने बनेंगे? 1 2 3 4, कितने बनेंगे भैया? कितने बनेंगे? देखो मैं पहले आंसर बताया तो फिर समझाऊंगा। आंसर है 3 बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे। 4 तो दिखाए मैंने आपको ऐसे। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इसकी और इसकी, ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल। मतलब ये सिसो ट्रांस नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये और ये जीआई है, ये सिस ये ट्रांस, या फिर ये और ये और ये जीआई आप मान सकते हो, ये सिस ये ट्रांस। और ओआई कायरल कार्बन है, और कार्बन के ऊपर 2 OH लगे हुए हैं, एक इधर एक इधर, मॉलिक्यूल को बिल्कुल बीच में से काटने पर सेम पार्ट बन रहे हैं। इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज मीजोफॉर्म, ये एक ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म है। यहां भी सेम टू सेम हो रहा है, दिस इज ए मीजोफॉर्म, और यहां भी ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ध्यान रखें ये और ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि मीजोफॉर्म का कभी मिरर इमेज नहीं बनता, इसलिए ये और ये एक ही, कोई भी एक काउंट करनी है आपको, या तो ये लेनी है या फिर ये, आप दोनों को यूज नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब ये बना लूं चाहे ये बना लूं, ये एक ही बात? यस, ये एक ही बात है, क्योंकि मीजो के मिरर इमेज नहीं होते। और ये जीआई है, इनमें से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मीजो फॉर्म है, और ये ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है। ये इनएक्टिव था, ये एक्टिव फॉर्म है। आप इसको और इसको भी सेम नहीं मानेंगे, बोथ आर डिफरेंट। ये और ये जीआई नहीं है, ये जीआई, ये नॉट जीआई, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, नो 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 नो, लेकिन ये ओआई है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। यस, ओआई ओआई है, जीआई नहीं है, ध्यान रखें। ये दोनों ओआई हैं, जीआई नहीं है। ये भी ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। ये दोनों ओआई है, जीआई नहीं। ये दोनों जीआई हैं, ये और ये भी जीआई है, ये और ये भी जीआई है। गौर से देखो, ये और ये जीआई है, जिनमें ये मीजो है और ये ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है। मीजो फॉर्म और ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म का रिलेशन डायस्टीरियोमर कहलाता है। ये डायस्टीरियोमर है। मैंने आपको सारी चीज बताई है। कितने आइसोमर्स बनेंगे वो भी मैंने बता दिया, 3 बनेंगे साहब। दूसरा सवाल, नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की जगह मैं बोलता नंबर ऑफ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे? आप कहेंगे 3। ये और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। आप इन दोनों में से कोई एक लो भाई। 1 2 3 ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ये तीनों ऑप्टिकल आइसोमर्स, या तो 1 2 3 या 1 2 3, कोई से भी इन दोनों में से कोई एक लेना है। दूसरी चीज, इनैंशियोमर्स कितने हैं? इनैंशियोमर्स कितने हैं? इनैंशियोमर्स यहाँ 2 हैं, 1 और 1 2, यानी कि इनैंशियोमेरिक पेयर अगर कोई पूछे, पेयर पूछे तो एक पेयर है, ये पेयर एक पेयर है जो इनैंशियोमर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों इनैंशियोमेरिक पेयर है।
ये तीनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। इसका और इसका रिलेशन, एक मीजो का और एक ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म का रिलेशन डायस्टेरियोमर होता है। इन दोनों का रिलेशन ऑप्टिकल आइसोमर्स भी है। ये दोनों एक दूसरे के लिए मिरर इमेज भी हैं। ये दोनों मिरर इमेज भी हैं। एनी डाउट? कोई दिक्कत? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे। इस तरह से स्टीरियो कंप्लीट होती है। इसके बाद हम फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।